एक रात को मैं अपने पति को दूध पिला रही थी, तभी मेरा जवान भतीजा हमारे कमरे में आ गया और इन्हें दूध पीते देख लिया और पूछने लगा, चाचा जी, छोटे बच्चों की तरह दूध क्यों पी रहे हो? अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे भी दूध दे सकती हो? मैंने जैसे ही हाँ किया, वो तुरंत मेरे सीने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनिका है। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था। उसका नाम साहिल था। जब मैं 20 साल की थी तब वो 40 साल का था। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आता था और मेरी सहनशीलता खत्म होती जा रही थी। मैं बहुत सुंदर थी और मेरा पति मेरी खूबसूरती देखकर बहुत खुश होता था, पर मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही मैं उसे अपने साथ लेटने देती थी। वो हमेशा से अलग बिस्तर लगाकर लेटता था और मैं उसे अपने करीब भी नहीं आने देती थी। पर धीरे धीरे मुझे अपनी जिंदगी में भी किसी आदमी की कमी महसूस होने लगी थी। लेकिन कुछ भी हो, मैं अपने बूढ़े पति से संबंध नहीं बनाना चाहती थी। मैं अकेले अपनी जिंदगी काट रही थी कि तभी अचानक से एक दिन मेरे जेठ जी का लड़का यानी मेरा भतीजा हमारे घर आ गया। उसका नाम प्रतीक था। मैं प्रतीक को पहली बार देख रही थी क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तब भी वो किसी काम की वजह से नहीं आ पाया था। प्रतीक घर आते ही सबसे मिलने लगा और फिर मुझे भी गले लगाया। पर जैसे ही प्रतीक ने मुझसे बात करने की कोशिश की, वैसे ही मेरे पति गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। माहौल में काफी गर्मा गर्मी सी हो गई थी। इस माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए मैंने प्रतीक से पूछा, अरे प्रतीक, अचानक से घर आने का मौका कैसे मिल गया? मैंने इतना पूछा ही था कि तभी पीछे से मेरी सास की आवाज आई, घर आने का कारण पूछने वाली तुम होती कौन हो? मेरे बेटे का बेटा है, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? मैंने सासू माँ से कहा कि आप हमेशा मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो? मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि वो हमारी शादी में भी नहीं आया था, तो अचानक उसे समय कैसे मिल गया? तो इस पर प्रतीक बोला, दादी जी, चाची ने मुझसे एक साधारण सा सवाल किया था, उन पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं आया हूँ, सब लोग खुश रहो और ये लड़ाई झगड़े बंद करो। फिर प्रतीक बोला, चाची जी, आपकी शादी में मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स चल रहे थे, मैं इसीलिए नहीं आ पाया था, पर मैं दिल से चाहता था कि मैं आपकी शादी में आऊं। अफसोस ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब मैं आ गया हूं तो चाची जी से सारा लाड प्यार करवा के ही जाऊंगा और जब मेरा मन भर जाएगा तब यहाँ से जाने की सोचूंगा। यह सुनकर सब हंसने लगे। पर प्रतीक यहाँ कब तक रहेगा, यह तो मैंने उससे पूछा ही नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से सासू माँ मुझ पर भड़क रही थी तो आगे कोई सवाल करने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। कुछ देर बाद प्रतीक फ्रेश होकर आया तो सासू माँ ने मुझे उसके लिए नाश्ता लाने को कहा। मैं नाश्ते की ट्रे लेकर प्रतीक के पास जा ही रही थी कि अचानक से मेरा पैर फिसला और मेरे हाथ से ट्रे छूटकर प्रतीक के ऊपर जा गिरी। अब तो मेरी सासू माँ बहुत भड़क गई थी। वो बोली, तुरंत के तुरंत प्रतीक के कपड़े साफ कर, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है उससे, कि पूरी की पूरी ट्रे ही उस पर गिरा दी। मेरे पति उस समय घर पर नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। सासू माँ की डांट सुनकर मैं घबराते हुए तुरंत किचन में गई और किचन साफ करने वाला कपड़ा उठा लाई। मैंने सासू माँ से पूछा कि क्या मैं ही प्रतीक के कपड़े साफ करूं? वो बोली, जब सारा सत्यानाश तू ही करती है तो साफ भी तो तू ही करेगी ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? प्रतीक कुछ नहीं बोल रहा था और खुद से अपने कपड़े साफ करने की कोशिश तक नहीं कर रहा था, पर मुझे उसके कपड़े पोंछते हुए बड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि नाश्ता ऐसी जगह गिरा था जहां मुझे उसे छूने में शर्म आ रही थी। पर जब उसने खुद से साफ करने की कोशिश ही नहीं की तो मैं समझ गई कि प्रतीक भी यही चाहता है कि मैं ही उसके कपड़े साफ करूं। तभी प्रतीक मुझे प्यार भरी नजरों से देखने लगा और एक एक कर के बारीकियों से बताने लगा कि कैसे मुझे उसके कपड़े साफ करने चाहिए। जब मैं उसके कपड़े साफ कर रही थी तभी अचानक से मेरे पति वहां आ गए और वो दरवाजे से ही मुझ पर चिल्लाए, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? क्या ये लड़का इतना भी समझदार नहीं है कि खुद से अपना पैंट साफ कर ले? मैंने कहा, मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि सासू माँ के कहने पर कर रही हूँ। ये सुनकर साहिल यानी कि मेरे पति ने मेरी सासू माँ से कहा, माँ, आप भी हद करती हो। प्रतीक अब कोई बच्चा नहीं रहा जो आप ये सब काम भी मेरी पत्नी से करवा रही हो। और प्रतीक, तुम भी बड़े मजे से चाची से ये सब करवा रहे। क्या तुम्हें भी शर्म नहीं है?
जो हुआ वो अनजाने में हुआ। कणिका ने जानबूझकर ट्रे नहीं गिराई होगी और आगे से वो किसी भी पराये मर्द के काम नहीं करेगी। यह कहकर साहिल ने मेरे हाथ से कपड़ा लिया और वहां से चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे किचन में चली गई। प्रतीक भी मेरे पीछे पीछे आया और हाथ धोने लगा। वो कुछ बड़बड़ा रहा था जिसके कारण वो थोड़ा उदास लगने लगा था। वो और जोर से बड़बड़ाने लगा कि मैं यहाँ से अभी के अभी चला जाऊंगा। मैंने ये सुन लिया था और मैं उसके पास जाके बोली, प्रतीक, तुम्हें यहाँ आए कुछ ही घंटे हुए हैं, इतनी जल्दी घर जाने की बातें क्यों कर रहे हो? प्रतीक बोला, आपने अभी देखा है ना कि चाचा जी ने किस तरीके से मुझसे बात की है। चाचा जी मुझे पराया समझते हैं और शायद आप भी मुझे पराया समझती होंगी, तो फिर मैं पराये लोगों के बीच क्यों रहूं? मैं तो यहाँ अपनी नई चाची से मिलने आया था, लेकिन जाने दो, शायद मेरे नसीब में चाची का प्यार है ही नहीं। यह कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी मैंने उसका हाथ खींचकर उसे बिल्कुल अपनी ओर खींच लिया। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। उसे हटाते हुए मैंने कहा, सॉरी प्रतीक, मैंने गलती से तुम्हें खींच लिया। फिर मैंने उसे समझाया कि तुम साहिल की बातों का बुरा नहीं मानो। असल में मैं उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। वह सिर्फ मेरी खूबसूरती के लिए मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। मैंने आज तक उसको खुद को छूने तक नहीं दिया है और तुम्हारे पैंट पर गिरी चाय भी मैं साफ कर देती। पर तब तक साहिल आकर चिल्लाने लगे, अब अगर तुम्हें मुझसे लाड़ चाहिए तो यही रुक जाओ। अब तुम खुद समझो कि क्या फैसला करना है। मेरी बात सुनकर प्रतीक बोला, चाची जी, सच कहूं तो मुझे चाचा जी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था, पर आपने मेरा सारा गुस्सा शांत कर दिया। मैं सिर्फ आपके लिए ही यहाँ रुक रहा हूँ। यह कहकर प्रतीक ने मुझे गले से लगा लिया। प्रतीक की ये छोटी छोटी हरकतें मेरे मन पर कुछ असर डालने लगी थीं और देखते ही देखते उसे घर आए 5 दिन भी हो गए थे। इन 5 दिनों में वह घर का सदस्य बन गया था। हर सुबह साहिल उसे अपने साथ दुकान पर ले जाते थे। मेरे पति का एक जनरल स्टोर था और वो प्रतीक को बोरियत से बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाते थे। पर प्रतीक के आने से घर में काम काफी बढ़ गया था और ये सारा बोझ मेरे सिर ही आ गया था, क्योंकि सासू माँ तो सारा दिन मंदिर में ही गुजार देती थी। मेरे पति की आमदनी भी इतनी कम थी कि हम किसी नौकरानी को नहीं रख सकते थे। मेरे पूरे घर का खर्चा सिर्फ उनकी दुकान की कमाई पर चलता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि साहिल, मुझसे अब इतने सारे काम नहीं होते। हर किसी की अपनी अपनी फरमाइश होती है और अब तो एक सदस्य और बढ़ गया है। सासू माँ भी मेरी कोई मदद नहीं करती, तो अब आप ही बताओ कि मैं अकेले सारा काम कैसे करूं? बाहर खड़े होकर सासू माँ ने हमारी सारी बातें सुन ली थीं। वो तुरंत कमरे में आई और बोली, क्या अब तू ये चाहती है कि मैं इतने बुढ़ापे में काम करूं? और तू मेरे बेटे के कान क्यों भर रही है? जो बोलना है मुझसे बोल। फिर मेरे और सासू माँ के बीच लड़ाई शुरू हो गई। साहिल ने हम दोनों को शांत किया और बोला, अब माँ काम नहीं कर सकती और मैं घर में नौकरानी नहीं रख सकता, तो जिस व्यक्ति की वजह से काम बढ़ा है वही तुम्हारी मदद करेगा। साहिल ने कहा, प्रतीक अब से दुकान पर नहीं जाएगा, वो यहीं रहकर कनिका की मदद करेगा। मेरे पति ने अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए अपने जवान भतीजे को मेरे साथ घर में अकेले छोड़ने का फैसला सुनाया था। मैंने आगे कुछ नहीं कहा और उनके फैसले को मान लिया। अगले दिन से प्रतीक मेरे साथ रहने लगा और सारे कामों में मेरी मदद करने लगा। नाश्ता करने के बाद सासू माँ मंदिर चली जाती थी और साहिल दुकान चले जाया करते थे। उनके जाने के बाद मैं नाश्ता करती थी। प्रतीक भी मेरे साथ बैठकर ही नाश्ता करता था। सासू माँ और साहिल के जाने के बाद प्रतीक कुछ अजीब हरकतें करने लगता था और जब तक ये लोग घर में होते थे तब तक प्रतीक मुझसे दूरी बना के रखता था। सबके जाने के बाद वो मेरे करीब आने लगता था, पर अच्छी बात ये थी कि सासू माँ कभी भी अचानक घर आ जाती थी, जिससे प्रतीक डर के थोड़ा सा अलग हो जाता था। सबके जाने के बाद वो मुझसे अपने पर्सनल काम करवाता था, जैसे उसकी पीठ पर साबुन लगाना, उसके कपड़े निकाल कर रखना। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो मुझे ये तक बताने लगा कि मुझे कौन सी साड़ी या किस तरह का ब्लाउज पहनना चाहिए, जबकि मैं उसको नजरअंदाज कर रही थी। एक बार उसने मुझसे नहाने का पानी भरने के लिए कहा। उस दिन मैं सुबह से ही गुस्से में थी। मैंने उसके बाथरूम में बहुत गर्म पानी रख दिया। कुछ देर बाद प्रतीक दौड़ता हुआ सीधे मेरे कमरे में आ गया। उसके शरीर पर केवल एक तौलिया लिपटा हुआ था। उसका शरीर बहुत ही कसा हुआ था।
आज मैंने ध्यान दिया था कि वो एक बहुत ही सुंदर और जवान लड़का है। कमरे में आते ही वो उछलने लगा और बोला, चाची जी, मेरा ये जल गया है। मुझे पता था कि मैं उसके बाथरूम में बहुत गर्म पानी रख के आई थी, लेकिन नहाने की शुरुआत में कोई अपनी उस जगह पानी डालता है क्या? वो फिर से बोला, चाची जी, कोई क्रीम हो तो प्लीज लगा दो, मुझे बहुत जल रहा है। और इतना कहते हुए वो मेरे बिस्तर पर बैठ गया। मैंने पूछा, कहाँ, जलन हो रही है? तो उसने अपने जांघों की तरफ इशारा किया तो मैं थोड़ी घबरा सी गई। मैंने सोचा कि मुझसे गलती हो गई। मुझे बाथरूम में इतना गर्म पानी रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसे भी तो ये देख लेना चाहिए था कि पानी ज्यादा गर्म है या ठंडा। उस समय लाज और डर की वजह से मैंने धीरे धीरे उसके पैर पर से तौलिया हटाना शुरू किया। उसका पैर घुटने के ऊपर तक जला हुआ था। उस जवान लड़के को यूं छूने में मुझे बहुत लाज आ रही थी। तौलिया हटाने से पहले मैंने प्रतीक की तरफ एक नजर डाली। उसकी शैतानी नजरें देखकर मैं वहां से हट गई और मैंने उससे कहा, प्रतीक, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब तुम्हारा नाटक है ना? इस पर वो बोला, चाची, मैं तुमसे सच सुनना चाहता था कि क्या तुमने जानबूझकर मेरे लिए गर्म पानी रखा था? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि बिना पानी देखे नहाने बैठ जाऊं। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए गुस्सा है या चिंता। मैं तो अपनी चाची के साथ छोटा सा मजाक कर रहा था। प्रतीक की ये बात सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, चाची, मैं आपको कैसे लगता हूँ? उसका सवाल मुझे काफी अजीब सा लगा। मैंने कहा, प्रतीक, ये तुम क्या पागलों वाली हरकतें कर रहे हो? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी चाची हूं। मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे चाचा जी से कर दूंगी और वो तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से तुम्हें घर से निकाल देंगे। प्रतीक बोला, चाचा जी, मुझे घर से नहीं निकाल सकते। प्रतीक की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। वो मेरे इतना करीब आ चुका था जितना करीब मेरे पति भी कभी नहीं आए होंगे। प्रतीक की वजह से मेरी ताकत बहुत कम होती जा रही थी और तब तक उसने मेरे कानों में प्रेम भरे शब्द बोलने शुरू कर दिए। अब मैं निढाल होती जा रही थी। तभी बाहर से सासू माँ की आवाज आई, बहू, बाहर आओ। आज जिंदगी में पहली बार मुझे सासू माँ की आवाज बहुत मीठी और सुकून वाली लगी थी, क्योंकि इसी आवाज की वजह से मैं प्रतीक के चंगुल से छूट पाई थी। सासू माँ की आवाज सुनते ही प्रतीक ने मुझे छोड़ दिया था। एक बार साहिल घर आए तो मैंने तय किया कि मैं उससे उसकी सब्जी की शिकायत जरूर करूंगी। रात को सोने से पहले साहिल ने मुझसे पूछा कि अब तो तुम्हारे काम का बोझ काफी कम हो गया होगा, प्रतीक तुम्हारी मदद तो करता है ना? मैं साहिल से कुछ कहने वाली ही थी कि तभी प्रतीक हमारे कमरे में आ गया और साहिल से पूछने लगा कि चाचा जी, आप छोटे बच्चे की तरह दूध क्यों पी रहे हो? इस पर मैं बोली कि तुम्हारे चाचा जी को कैल्शियम की कमी है, इसीलिए वह रोज रात को दूध पीते हैं। तुम्हें इससे कोई परेशानी है क्या? ये रात का समय हम दोनों पति पत्नी के लिए है। तुम हमारे बीच मत आओ। कमरे की लाइट बंद कर दो और यहाँ से जाओ। इतना कहकर मैंने प्रतीक को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। अभी अभी जो मैंने पति पत्नी के प्रेम के बारे में कहा था, उससे साहिल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वह मुझे बहुत प्यार से देखने लगा था। मैं उसके पास जाकर बहुत प्यार से उसको दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते साहिल मेरी गोद में ही सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर मैं किचन में जा रही थी कि तभी अचानक से प्रतीक ने मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींच लिया। उसने मुझे बहुत कसकर पकड़ रखा था। उसकी ये घटिया हरकत देखकर मैंने कहा, प्रतीक, ये क्या बदतमीजी है? अगले 5 सेकंड में अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी और तुम्हारे चाचा जी को बुला लूंगी। प्रतीक बोला, चाची, तुम माइक लेकर भी चिल्ला लो, तब भी चाचा जी नहीं उठने वाले, क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें नींद की दवा मिला हुआ दूध जो पिलाया था, इसीलिए वो नहीं उठने वाले। प्रतीक की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने अपने मोबाइल में मुझे एक वीडियो दिखाया और बोला, ये देखो चाची जी, मैंने तुमको दूध में नींद की दवा मिलाते देख लिया है, और सिर्फ यही नहीं, मैंने तुम्हारी और भी हरकतों के वीडियो बनाए हैं, और अगर चाचा जी ने ये सारी वीडियो देख ली तो आपका क्या होगा? ये कहकर वो अपनी शैतानी हंसी हंसने लगा। साहिल मेरे पास ना आए, इसीलिए मैं चुपके से उनके दूध में नींद की दवा मिला देती थी। उस वीडियो को दिखाकर प्रतीक मुझे ब्लैकमेल करने लगा था और इसी बहाने मुझसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा था। प्रतीक को मैं अच्छा समझती थी, पर वो तो बहुत ही चालाक था। अब प्रतीक से मीठी मीठी बातें करने के अलावा
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उसके गले में हाथ डालकर खड़ी हो गई और बोली, अरे प्रतीक, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जब से तुम यहाँ आए हो तब से मैं तुम्हारे करीब आना चाहती थी, पर मौका नहीं मिल पा रहा था, और आज देखो कितना अच्छा मौका मिल गया है। मैं उससे इतने प्यार से बातें कर रही थी कि उसे मेरी बातों पर यकीन हो गया था। वो बोला, चाची जी, मुझे भी बच्चों की तरह दूध पीना है, क्या आप मुझे भी बच्चों की तरह दूध पिलाओगे? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, और इतना कहकर मैंने उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मैं उसके कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन साहिल फिर से प्रतीक को अपने साथ दुकान पर ले जाने लगे, पर मुझे प्रतीक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था।